तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे यानी कि डीआरडीओ का एग्ज़ाम जो कि 6 जनवरी से 11 जनवरी के बीच होने वाला है और उसके लिए हम यानी कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। तो इसके लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है यानी कि एक 4 पोल वाला प्रत्यावर्तक 1500 आरपीएम पर चल रहा है तो प्रत्यावर्ती की आवृत्ति क्या है। देखिए इसमें क्या कह रहा है यानी कि पी बराबर जो दिया हुआ है कितना है यानी कि 4 दिया है, ठीक है। और वहीं पे यानी कि एन का मान जो दिया हुआ है कितना दिया है यानी कि 1500 आरपीएम दिया है, ठीक है। अब हमको निकालना है जो यानी कि एफ निकालना है, ठीक है। एफ बराबर यानी कि क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है यानी एन बराबर जो होता है यानी कि 120 और गुना में यानी कि एफ और बट्टा में यानी कि पी होता है, ठीक है। अब चलिए एन का वैल्यू कितना है यानी कि 1500 है तो 1500 और बराबर में यानी कि 120 और गुना में एफ का मान निकालना है तो एफ और नीचे जो हो जाएगा यानी कि पोल कितना दिया है यानी कि 4 दिया है। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि इसको भाग देते हैं तो दोस्तों यानी कि कितना हो जाएगा यानी कि 50 यानी कि 5 या 15, ठीक है। तो ये 50 ला के देगा कितना यानी कि 50 ला के देगा और ये जो होगा दोस्तों यानी कि हर्ज होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है यानी कि हर्ज होता है। फ्रीक्वेंसी को हर्ज में मापते हैं तो राइट आंसर की बात किया जाए 50 ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यानी कि एग्जाम से पहले इस प्रकार का प्रश्न डीआरडीओ के लिए जरूर करके जाए। आपको यानी कि सारा क्वेश्चन जिस टाइप का हम करा रहे हैं उस टाइप को आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न यानी कि पीवीसी कंडक्ट नाली वायरिंग में के मामले में पीवीसी कंडक्ट नाली की न्यूनतम मोटाई डैश होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका मोटाई जो है यानी कि 1.5 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे जो है यानी कि कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से सीरीज मोटर लोड करंट IL डैश होता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि IL बराबर जो होता है यानी कि IA और बराबर में यानी कि ISC होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ई में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का यानी कि कॉर का एस्कू नियम डैश इंगित करता है। तो कॉर का एस्कू नियम जो इंगित करता है वो यानी कि बल की चुंबकीय रेखा, क्या बल की चुंबकीय रेखा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपको यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आज का यानी कि BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अधिकतम डैश लीकेज करंट की अनुमति है, ठीक है। देखिए दोस्तों यानी कि पूर्ण लोड विद्युत धारा का जो है यानी कि 1 यानी कि 5000 से अधिक जो है यानी कि लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे अधिक होगा तो समझ ही सकते हो क्या होने वाला है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि फ्लेशर बल्ब का प्रयोग डैश में किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि फ्लेशर बल्ब का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों यानी कि सजावटी प्रकाश व्यवस्था में करते हैं। किसमें, सजावटी प्रकाश में करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि सजावटी प्रकाश, तो ऑप्शन नंबर आपको यानी कि डी में दिया हुआ है। किसमें, डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर डैश की होती है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रिक इंजन में जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंजन में जो प्रयोग किया जाता है वो आपको यानी कि लगभग यानी कि 2200 HP का मोटर प्रयोग करते हैं। कितना HP का, 2200 HP का मोटर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि 2200 HP, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगर दोस्तों आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस में कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। डीआरडीओ से पहले ये सारा ऑब्जेक्टिव MCQ करके ही जाए। पेपर में यानी कि 100% आपको देखने को जरूर मिलेगा इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न यानी कि BIS के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड डैश से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि BIS का जो रूल है, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग यानी कि लाइट सर्किट में, ठीक है, यानी कि 800 वाट से ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। 800 वाट से ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। ये किसका है, लाइट का है, ठीक है। वहीं पर अगर पावर सर्किट की बात किया जाए तो उसमें दोस्तों यानी कि 3000 वाट होना चाहिए। कितना, 3000 वाट से यानी कि अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है 800 वाट, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगामी प्रश्न आज का, टेकोमीटर का प्रयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि टेकोमीटर का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, उस इसे से हम यानी कि स्पीड मापते हैं। क्या मापते हैं? स्पीड मापते हैं। स्पीड यानी कि गति मापा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि स्पीड, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है गति। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, यानी कि दो प्रत्यावर्तित्र के तुल्यांकन के लिए मुख्य शर्त क्या है। तो ऑप्शन ए में है केवल गति और एक्साइटेशन वोल्टेज समान होनी चाहिए। ठीक है, बी है वोल्टेज आवृत्ति और फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। ठीक है, और सी में दिया है फेज आवृत्ति और भार समान होना चाहिए। डी में है केवल गति और भार समान होना चाहिए। इससे तो संभव नहीं है, नहीं इससे संभव है, नहीं इससे है। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर जो होगा वोल्टेज आवृत्ति और फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि आमतौर पर एक ही फेज वाली मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि सिंगल फेज मोटर में जो हम वाइंडिंग करते हैं वो यानी कि कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होता है। क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, तो ऑप्शन नंबर आपको यानी कि बी में दिया हुआ है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर टैपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर टैपिंग स्विच जो जुड़ा होता है वो एसटी लाइन से जुड़ा हुआ होता है। किससे? एसटी लाइन से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हो एसटी लाइन, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, घरेलू उपकरणों में यानी कि तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि तापन तत्व के लिए, ठीक है, तापन तत्व के लिए जो हम उपयुक्त करते हैं वो यानी कि नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। किसका? नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है यानी कि नाइक्रोम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का, यानी कि गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान डैश होता है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, इसका जो यानी कि टेम्परेचर होता है वो लगभग यानी कि 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 2200 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि स्लिप मोटर को स्क्वायरल गेज प्रेरण मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां डैश की आवश्यकता हो। तो ऑप्शन ए में है कम प्रारंभिक करंट, ऐसा तो नहीं है। बी में है मध्यम प्रारंभिक करंट, ऐसा भी नहीं है। सी में है माध्यमिक शक्ति कारक, ऐसा भी नहीं है। और डी में कह रहा है उच्च प्रारंभिक करंट। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्क्वायरल गेज प्रेरण मोटर का स्थान पर इसको यानी कि स्लिप रिंग को, ठीक है, स्लिप यानी कि रिंग मोटर को वहीं वरीयता दी जाती है जहां उच्च प्रारंभिक टॉर्क की आवश्यकता हो। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का यानी कि नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि BIS के अनुसार एक लाइट फैन के उप परिपथ में अधिकतम पॉइंट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि BIS का जो नियम है, ठीक है, तो BIS का जो नियम है, ठीक है, यानी कि BIS का जो नियम है उसमें आपको यानी कि अधिकतम पॉइंट 10 होना चाहिए। ठीक है, लाइट और फैन के लिए। वहीं पे पावर सर्किट की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे यानी कि ओनली फॉर 2 होना चाहिए। कितना? 2। लेकिन लाइट और फैन का कहे तो यहाँ पे 10 पॉइंट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न है, BH वक्र में B डैश का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों यानी कि BH वक्र में B जो प्रतिनिधित्व करता है वो किसका करता है। तो ऑप्शन ए में है चुंबकीय क्षेत्र, बी में है चुंबकीय अभिवाह, सी में है यानी कि चुंबकीय अभिवाह घनत्व और डी में है प्रतिष्ठम। तो दोस्तों यानी कि बी जो यानी कि प्रतिनिधित्व करता है वो आपको यानी कि चुंबकीय अभिवाह का करता है। किसका? यानी कि चुंबकीय अभिवाह का करता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? चुंबकीय अभिवाह घनत्व। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए
आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि छत के पंखे में जो उपयुक्त करते हैं, ठीक है, यानी कि छत के पंखे में जो उपयुक्त करते हैं वो यानी कि अस्थाई कैपेसिटर मोटर होता है, ठीक है, अस्थाई कैपेसिटर मोटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है? अस्थाई कैपेसिटर मोटर। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए, चल लोह उपकरण मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग डैश के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो मूविंग आयरन का उपयोग दोस्तों यानी कि एसी और डीसी के लिए उपयुक्त करते हैं। किसके लिए? एसी और डीसी के लिए उपयुक्त करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? एसी और डीसी। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए, आज का नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में है स्क्रू ड्राइवर, ये तो अत्यंत होना जरूरी है। बी में है टेस्ट लैंप, ये भी अत्यंत होना जरूरी है। सी में है इलेक्ट्रीशियन चाकू, ये भी होना चाहिए। लेकिन वॉइस से कोई मतलब ही नहीं है इसका, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला हमको नॉट वाला पहचाना था। कौन? नॉट वाला, ठीक है। तो नहीं जो ऑप्शन नंबर दिया है वो डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यानी कि डीसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों यानी कि डीसी जनरेटर जो कार्य करता है वो आपको यानी कि फेराडे, ठीक है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है आपको यानी कि न्यूटन का नियम, इससे नहीं। बी में ओम का नियम पे भी नहीं कार्य करता है। सी में लेंज का नियम पे भी नहीं वर्क करता है, यानी कि फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ऑप्शन किस में दिया है? डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है यानी कि शक्ति कारक का अधिकतम मान क्या है, ठीक है। तो यानी कि शक्ति कारक का जो अधिकतम मान होता है वो इकाई होता है। क्या होता है? यूनिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यूनिटी, यानी कि इकाई। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा विषम चुंबकीय पदार्थ है? देखिए ऑप्शन ए में है यानी कि बिस्मथ, एंटीमनी और स्वर्ण, ये तो नहीं है, ठीक है। और बी में दिया हुआ है यानी कि लोहा, चांदी और स्वर्ण, ये भी नहीं है। सी में है प्लेटिनम, एल्युमिनियम और चांदी, ये भी नहीं है। डी में है लोहा, निकेल और कोबाल्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये यानी कि विषम चुंबकीय पदार्थ, ये तीनों के अपेक्षा। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यानी कि एसी सर्किट में, ठीक है, एसी यानी कि सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को जो दोस्तों यानी कि प्रतिबाधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिबाधा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि प्रतिबाधा? ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए, अगला प्रश्न है, फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान एम डैश के बराबर होता है। तो दोस्तों ये जो बराबर होता है यानी कि एम बराबर, जो इसका इक्वेशन है यानी कि जेड आई टी है। क्या है? जेड आई टी। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? एम बराबर जेड आई टी। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आज का, यानी कि सीढ़ी के तारों में यानी कि सर्किट में इस्तेमाल किए जाने वाले दो तरफा स्विचों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो देखिए, अगर सीढ़ी नुमा की बात किया जाए दोस्तों, ठीक है, यानी कि सीढ़ी नुमा की अगर बात किया जाए तो उसमें यानी कि दो स्विच तो होना कंपलसरी है, ठीक है, दो स्विच से कम होना ही नहीं चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? दो स्विच। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बेस्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अगला प्रश्न है आज का, यानी कि सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो यानी कि सोलर सेल में जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, यानी कि सोलर सेल में जो हम प्रयुक्त करते हैं वो यानी कि सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। किसका? जिसको यानी कि सेमीकंडक्टर कहा जाता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सेमीकंडक्टर डिवाइस। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है सेमीकंडक्टर। और राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ठीक है। अब चलिए, आज का नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि CFL का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, यानी कि CFL का पूर्ण रूप जो होता है दोस्तों, यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, फ्लोरोसेंट लैंप होता है। ऑप्शन नंबर किस में है?
तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि ज्वार्थ विद्युत धारा की विशेषता का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यानी कि कुछ एरर है, इसको स्किप करके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यानी कि इकोनोमाइजर का प्रयोग डैश दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इकोनोमाइजर का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, इकोनोमाइजर का जो प्रयोग किया जाता है वो यानी कि बॉयलर का दक्षता बढ़ाने के लिए, किसका, बॉयलर का दक्षता बढ़ाने के लिए उपयुक्त करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है बॉयलर की दक्षता, ऑप्शन नंबर ई में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि अल्टरनेटर की रेटिंग डैश होता है। तो दोस्तों यानी कि अल्टरनेटर का जो रेटिंग होता है, ठीक है, अल्टरनेटर का जो यानी कि रेटिंग होता है वो यानी कि केवीए होता है। क्या होता है, केवीए होता है। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए इनमें से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि संतुलित, ठीक है, संतुलित और प्लस में असंतुलित को मापने के लिए, ठीक है, यानी कि असंतुलित को मापने के लिए हम यानी कि 2 वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, कितना का, 2 वाट मीटर। ऑप्शन किस में दिया है 2 वाट मीटर पद्धति, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2 वाट मीटर पद्धति। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, यानी कि सॉफ्ट सोल्डर में टीन और शीशा का प्रतिशत डैश होता है। देखिए सॉफ्ट पहले ही कह दिया है, ठीक है, यानी कि सॉफ्ट सोल्डर पहले ही कह दिया है। तो देखिए इसमें जो दोस्तों होता है यानी कि टीन का, पहले क्या है यानी कि टीन है, उसके बाद क्या है तो यानी कि शीशा है जिसको यानी कि लेड कहते हैं। ठीक है, तो लेड का मतलब यानी कि लो वाला होगा, तो इसमें यानी कि 40% आना चाहिए और इसमें जो है यानी कि 60% आना चाहिए। तो देखिए अगर 40-60 का कॉम्बिनेशन है, तो अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है, पहले ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए ये कॉम्बिनेशन हो सकता है यानी कि 63 का और यानी कि 37 का। लेकिन इसमें जो यानी कि कॉम्बिनेशन दिया है यानी कि 60-40 का है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया है 60-40, तो बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अगला प्रश्न है, यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दुगुना कर दे तो इसकी गति क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि एन प्रोपोर्शनल जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि 5 होता है। तो अगर इसको यानी कि दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यानी कि आधी हो जाएगा। इसको अगर दुगुना कर देंगे तो ये आधी हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि गति को दुगुना करने से यानी कि आधा हो जाना, आधा हो जाता है गति दुगुना हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है, डी में दिया हुआ है। ठीक है, बी में है गति आधी हो जाएगी, सॉरी सी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गति आधी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का, यानी कि निम्न में से किस मोटर का कम लागत और रखरखाव की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए में है प्रेरण मोटर, बी में है यानी कि डीसी सीरीज मोटर, और सी में यूनिवर्सल मोटर, डी में स्लिप रिंग। तो अकॉर्डिंग टू यानी कि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो यानी कि इंडक्शन मोटर का, ठीक है, इंडक्शन मोटर का जो होता है, ठीक है, इंडक्शन मोटर का सबसे कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, सबसे कम। ऑप्शन किस में दिया है इंडक्शन मोटर, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये डीआरडीओ के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप लोग अच्छा से समझे होंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रकार का डाउट है तो उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। दोस्तों ये सारा एमसीक्यू इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको यानी कि 6 जनवरी को आने वाले यानी कि प्रश्न में आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो इसके लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।